नमस्कार मित्रों, वासुदेवा एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं आपके सामने राजस्थान ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स इस राजस्थान ज्योग्राफी में मैं आपको ऑनलाइन घर बैठे इस यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ाऊँगा। और राजस्थान ज्योग्राफी का ये दावा है कि जितने भी टॉपिक होंगे वो सारे मैं करवा दूँगा और फिर धीरे धीरे आप इनको देखते हुए अच्छे से नोट्स बना लेना। तो अभी अपन जो राजस्थान ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हैं उसमें से मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि आपको मैं एक बार सिलेबस बता देता हूँ कि क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, उन टॉपिक्स में से क्या क्या चीज़ें बाहर निकालेंगे, एकदम फैक्ट के जरिए अपन पढ़ने वाले हैं। तो एक बार मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। राजस्थान भूगोल का ये सिलेबस है और उसके अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट अपन बात करेंगे और बेहतरीन तरीके से हर पॉइंट को, फैक्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं मित्रों। राजस्थान के भूगोल का एक बार मैं आपको सिलेबस बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपन जो चीज पढ़ने वाले हैं राजस्थान भूगोल में, सबसे पहला पॉइंट आएगा अपना, वो पहला पॉइंट है राजस्थान का सामान्य परिचय। पहला पॉइंट रहेगा राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय, ये पहला पॉइंट रहेगा अपना। सबसे पहले राजस्थान भूगोल का, राजस्थान का सामान्य परिचय। दूसरा अपना जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं अपन इसमें राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश इसमें अपन पढ़ने वाले हैं। तीसरा जो अपने इसमें टॉपिक रहेगा मित्रों वो रहेगा जलवायु। जलवायु के जितने भी आयाम हैं वो अपन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। जितने भी कोपेन, त्रिवार्ता, थॉर्नक्वेट है वो सारे इस जलवायु में आ जाएंगे। चौथा नंबर अपना जो पॉइंट रहेगा मित्रों भौतिक प्रदेश जलवायु के बाद में, वो अपना टॉपिक है अफवाह तंत्र। भौतिक प्रदेश जलवायु और अफवाह तंत्र के बाद में अपने अफवाह तंत्र में मित्रों ध्यान रखिए, इसी अफवाह तंत्र में दो चीजें इंक्लूड होती है। एक तो इसी में अपन पढ़ेंगे नदियां और इसी के अंतर्गत अपने सम्मिलित होगी जो चीज है वो है जिले। यानी अफवाह तंत्र में अपने दो टॉपिक होंगे, एक टॉपिक होगा अपने नदियों का और एक टॉपिक होगा अपने जिलों का। अगला अपने बात करते हैं अफवाह तंत्र के बाद में। अफवाह तंत्र के बाद में अपने जो मैटर आता है वो है मिट्टी का। मिट्टियां पढ़ेंगे राजस्थान की। फिर छठा नंबर अपने जो पॉइंट आएगा वो आएगा खनिज। राजस्थान के खनिजों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर सातवां नंबर अपन बात करेंगे, मिट्टी हो गया, खनिज हो गया, और उसके बाद में अपन बात करेंगे वनस्पति की। और इस वनस्पति में भी अपन सारे फैक्ट पढ़ेंगे। जैसे वनस्पति में अब वन गणना के बारे में पढ़ेंगे, वन गणना हो चुकी है। फिर इसी के अंतर्गत अपन अभ्यारण्यों के बारे में अध्ययन करेंगे मोस्टली, और फिर इसी के अंतर्गत अपन राष्ट्रीय उद्यानों की बात करेंगे। तो ये सारे इसमें आयाम इसमें सम्मिलित हो गए वनस्पति के अंतर्गत। अगला जो पॉइंट है अपना सातवां, आठवां नंबर है वनस्पति के बाद में अपन पढ़ेंगे कृषि। राजस्थान की कृषि फसलें, उनके अंतर्गत आठवां टॉपिक अपना कृषि रहेगा। फिर अपना नौवां टॉपिक जो रहेगा मित्रों वो रहेगा सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना 9 टॉपिक। फिर 10वें टॉपिक की ओर बात करते हैं। तो सिंचाई हो चुका है, फिर अपन बात करेंगे पर्यटन की। पर्यटन का अध्ययन करेंगे। फिर 11वां टॉपिक रहेगा अपने परिवहन। परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे। 11 हो जाने के बाद फिर 12वां टॉपिक अपना रहेगा उद्योग। राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के बारे में बात करेंगे। 13वां अपने टॉपिक रहेगा ऊर्जा, ऊर्जा संसाधन राजस्थान के, वो भी इसमें अपना टॉपिक है भूगोल का। फिर 13वां के बाद अपना 14वां नंबर अपना टॉपिक रहेगा पशु गणना। 3 गणना आएगी मित्रों। एक गणना अपने यहाँ पर आ चुकी है वन गणना, एक अपने आएगी 14 टॉपिक में पशु गणना के बारे में पढ़ेंगे। और पशु गणना के बाद में फाइनल टॉपिक जो रहेगा अपने ऊर्जा हो चुका है, 14 पशु गणना हो चुका है, 15वां लास्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा अपने जनगणना। ठीक है, तो एक गणना अपने पास ये है
दूसरी गणना अपने पास ये है, और तीसरी गणना है ये वन गणना। ये 3 गणना अपन इसके ऊपर, क्योंकि ये 3 गणना से संबंधित निश्चित ही हर एग्जाम में एक सवाल पक्का होता है, और ये आंकड़े होते हैं जो सदा के लिए याद रखने होते हैं, जो जितने सही में होगी। क्योंकि जनगणना अब 10 साल में होती है, तो एक बार याद रखेंगे तो 10 साल काम आ जाएगी, और पशु गणना अगर आप ध्यान रखेंगे तो प्रति 5 वर्ष में होती थी, एक बार याद करेंगे तो 5 साल काम चल जाएगा। अगर ये याद करेंगे तो आपके लिए थोड़ा कम काम चलेगा, 1-2 साल ही काम चलेगा। तो ये अपने इसमें राजस्थान भूगोल के अंतर्गत ये अपने टॉपिक रहने वाले हैं, और ये अपने सारे अपन में इसको आपके एक एक टॉपिक को सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, पूरा पढ़ाऊंगा। तो अब एक बार ये आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर मैं शुरुआत करता हूँ अपने पहले टॉपिक की ओर। अपना पहला टॉपिक शुरू होने जा रहा है मित्रों। पहला टॉपिक जो है अपने पास, मैंने अभी लिखा था, पहला टॉपिक वो है राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय। इस परिचय में अपने पास कौन कौन से बिंदु सम्मिलित होंगे वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। कौन कौन से बिंदु सम्मिलित होंगे एक बार आप भी, जैसे मैं यहाँ पे बोर्ड के ऊपर एक बार जो डायग्राम बना रहा हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो आप भी एक बार कॉपी में उतारते जाए। राजस्थान के सामान्य परिचय में, और सेकंड टॉपिक लिखा था मैंने भौतिक प्रदेश, यानी भौतिक प्रदेश से पहले जो भी चीजें हैं वो सारी इसमें मुझे डालनी है। राजस्थान के सामान्य परिचय में अब इसका नामकरण, राजस्थान का नामकरण, ये अपना पहला टॉपिक इसमें सम्मिलित रहेगा। फिर अगर इसमें मैं बात करूं तो आएगी राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की लोकेशन कहाँ है, कैसे क्या पता चलेगा राजस्थान कहाँ है, और लोकेशन ग्लोब में ही देखी जाती है राजस्थान कहाँ है, स्थिति। फिर इसके अंदर अगला टॉपिक होगा अपने पास विस्तार, नामकरण पहला टॉपिक, फिर होगी स्थिति, फिर हो गया विस्तार। फिर अगर अपन इसमें बात करेंगे तो आएगा आकार, आकार व आकृति दोनों इसमें अपन साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है। नामकरण, स्थिति, विस्तार, आकार व आकृति। फिर इसमें अपन क्षेत्रफल की भी बात करेंगे, क्षेत्रफल की बात करेंगे, ठीक है। और क्षेत्रफल के बाद में अपना लास्ट जो टॉपिक रहेगा इसके अंतर्गत सामान्य परिचय में, वो रहेगा नामकरण, स्थिति, विस्तार, आकार व आकृति, क्षेत्रफल, और एक बाउंड्री हो जाएगी, राजस्थान की सीमा कह सकते हो। राजस्थान की सीमा के बारे में बात करेंगे, जिसमें आप अपन अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों की बात करेंगे। तो राजस्थान की ये जो सामान्य परिचय है मित्रों, इस सामान्य परिचय के अंतर्गत अपन पहला टॉपिक नामकरण की बात करेंगे। नामकरण में जैसे अभी टॉपिक खोलूंगा धीरे धीरे एक एक, और फिर दूसरा नंबर स्थिति, तीसरा विस्तार, और चौथा आकार व आकृति, पांचवा क्षेत्रफल के बारे में, और छठा राजस्थान की क्या हो जाएगी, सीमा। अपन इन टॉपिकों के ऊपर ध्यान करेंगे, ठीक है। अब इसमें से भी, अब देखो मित्रों, जो मैंने पहले सिलेबस बताया उसमें से मैंने पहला टॉपिक बाहर निकाला, उस पहले टॉपिक में मैंने ये टॉपिक अलग किए। अब इसमें से भी अपन जो चीज लेंगे वो यहाँ से शुरू करेंगे, और इस टॉपिक में भी अपन कौन सी क्या चीज है वो मैं आपको यहाँ से शुरू कर रहे हैं। अभी अपने जो राजस्थान का भूगोल में जो शुरू हो रहा है वो अभी यहाँ से पॉइंट शुरू होने वाला है, और यहाँ से फिर ये चीजें होगी, और ये चीजें हो जाने के बाद फिर अपना अगला स्टेप होगा जो मैंने आपको बता दिया है सिलेबस में, ठीक है। तो अपना पहला पॉइंट यहाँ से शुरू होता है। मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, ये जो नामकरण वाली चीजें, इसमें भी अपन अलग अलग टॉपिकों के ऊपर बात करेंगे। कौन कौन से टॉपिक है इसमें भी मैं बता देता हूँ, आप बिल्कुल चित्र बना देना। अपने पास मैंने अभी आपको टॉपिक बता दी है, और उस टॉपिक में से अपन, मैं जो टॉपिक निकालने वाला हूँ वो है नामकरण, राजस्थान का नामकरण। और उसमें भी अपन क्या क्या चीजें पढ़ेंगे राजस्थान का नामकरण में, राजस्थान का नामकरण। अब इस नामकरण में अपन को कौन कौन सी चीजें पढ़नी है वो भी एक बार बता देता हूँ मैं।
राजस्थान के विभिन्न नाम, राजस्थान के विभिन्न नाम। एक ये पॉइंट पढ़ना है, राजस्थान के विभिन्न नाम। दूसरा जो पॉइंट पढ़ना है अपने पास वो है राजस्थान के साक्ष्य, राजस्थान शब्द के साक्ष्य। और तीसरा अपने पास जो पॉइंट है वो है राजस्थान नाम कैसे पड़ा, राजस्थान नाम कैसे पड़ा। और 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट अपने पास है क्या राजस्थान के नाम में बदलाव किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है, किया जा सकता है। 1 2 3 4 और लास्ट में अपन जिस स्टेट में रह रहे हैं उसका ऑफिशियल नेम क्या है, अनऑफिशियल नेम क्या है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। राजस्थान के एक तो औपचारिक नाम के बारे में और एक होता है अनौपचारिक नाम। ठीक है, ये अपने पास अब अपने पॉइंट है। और अब इसमें ये अपना पहला पॉइंट अब शुरू होने जा रही है अपने राजस्थान की भूगोल। और अभी तक मैंने आपको ये टॉपिक के अंतर्गत डाला है और अपना अभी जो पहला पॉइंट रहने वाला है वो है राजस्थान के विभिन्न नाम। अब जो मैंने यहाँ पर लिखा है राजस्थान के विभिन्न नाम, ये राजस्थान का नाम पढ़ने का क्रम था। यानी ऐसा नहीं है कि जो आज राजस्थान है पहले भी उसको राजस्थान कहा जाता था। ये राजस्थान नाम पढ़ने का एक सिलसिला था। पहले क्या था, बाद में क्या था, बाद में क्या था, क्योंकि कंडीशन हमेशा एक नहीं थी। आज की कंडीशन अलग है, आज का जो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है वो अलग है। आज का वर्तमान स्वरूप देखा जाए तो अपने जिला है, संभाग की व्यवस्था है। और उस समय क्या हुआ करता था मित्रों, उस समय हुआ करता था रियासत, ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेश। रियासत मतलब जिसमें राजा हो, राजा का शासन हो, ठिकाने मतलब जिसमें ठाकुरों का शासन हो, और केंद्र शासित प्रदेश मतलब जहाँ पर अंग्रेज रहते हैं। तो वो एक सिस्टम अलग था और आज का सिस्टम अलग है। तो अपन उन सिस्टम से लेकर आज तक का सिस्टम पता करना पड़ेगा, वहां से ये राजस्थान नाम कैसे खींचा चला है और क्या प्रयास किया गया राजस्थान नाम रखने का, और राजस्थान नाम ही क्यों रखा गया। कोई और भी नाम रख सकते थे अपन। अपना जो अब पहला टॉपिक रहने वाला है वो पहला टॉपिक है राजस्थान के विभिन्न नाम। तो शुरू करते हैं मित्रों। अभी तक मैंने आपको इतने मिनट में केवल आपको सिलेबस बताया है, जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन ये पॉइंट पढ़ेंगे। तो मैंने कहा है अपना जो टॉपिक है वो है राजस्थान के विभिन्न नाम। राजस्थान के विभिन्न नाम के अंतर्गत अपन को ये ध्यान रखना है कि जैसे मैं एक बार राजस्थान का मैप बना देता हूं। ये अपने पास है राजस्थान। अभी मैंने आपको कहा कि राजस्थान का नाम बनने का एक सिलसिला चला था। राजस्थान का नाम एक क्रम था, जो पहले क्या था, बाद में क्या था, क्यों आखिर राजस्थान दिया गया, और आखिर क्या राजस्थान का नाम बदला जा सकता है क्या। तो अपने जो राजस्थान है, अब सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ अपना टॉपिक ही वही है, राजस्थान के विभिन्न नाम। क्रम क्या था, राजस्थान का नाम बनने का जो नाम पड़ा है उसका। तो पहले इसको आपको ध्यान होगा कि रामायण काल में जो व्यक्ति थे वाल्मीकि, उस वाल्मीकि ने, अच्छा एक चीज मैं पहले आपको बता देता हूँ, आज का जो राजस्थान और उस समय का राजस्थान में रात दिन का अंतर है। मैं भूगोल की दृष्टि से अगर राज्य की परिभाषा बताऊं, पॉलिटी अलग है, पॉलिटी में राज्य शब्द अलग बता रखा है, राज्य क्या होता है। लेकिन आज के समय में भूगोल की दृष्टि से मैं बताऊं कि राज्य क्या होता है, तो एक चीज आप ध्यान रखें, कंडीशन होनी चाहिए उसमें। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये मित्रों बारीकियां है छोटी छोटी। भूगोल की दृष्टि से राज्य किसको कह सकते हैं, जिसकी सीमा निश्चित हो, जिसकी सीमा निश्चित हो या जिसकी क्या हो, बाउंड्री हो। आज अपने पास जो राजस्थान है उसकी चारों तरफ क्या है, बाउंड्री है। पहला पॉइंट भूगोल की दृष्टि से राज्य का मीन बता रहा हूँ। और दूसरा पॉइंट अपने पास होना चाहिए स्थायी राजधानी। स्थायी राजधानी मतलब क्या है, स्थायी राजधानी का राजधानी भी फिक्स होनी चाहिए। जैसे राजस्थान के एकीकरण में यूं राजधानी बदलती गई तो फिक्स राजधानी बनी नहीं, पहले अलवर बनेगी, फिर कोटा बनेगी, फिर उदयपुर, फिर जयपुर और फिर फाइनली जयपुर ही रही। तो स्थायी राजधानी का मतलब है कोई एक राज्य का पूरा प्रशासन संभालने के लिए, प्रशासनिक कार्य करने के लिए राजधानी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, स्थायी सरकार होनी चाहिए। ये 3 पॉइंट है जो आज का रूप है।
अगर ये 3 पॉइंट उस समय नहीं है तो वो राजस्थान अलग है। तो आज मैं आपको ये भूगोल की दृष्टि से राज्य का मेन बता रहा हूँ कि जिसकी बाउंड्री हो, स्थायी राजधानी हो और स्थायी सरकार हो, उसे अपन क्या कहेंगे, राज्य कहेंगे भूगोल की दृष्टि से। ठीक है, अब अपने जो सिलसिला है वो है कि रामायण काल के जो ये वाल्मीकि है, इस वाल्मीकि के अनुसार इन्होंने जो नाम दिया है मित्रों राजस्थान को, वो दिया है मरुकांत। वाल्मीकि ने क्या नाम दिया है मित्रों, मरुकांतर नाम दिया। मरु का मतलब होता है मरुस्थलीय क्षेत्र और कांतर का मतलब होता है मित्रों क्षेत्र। तो मरुस्थलीय क्षेत्र को क्या नाम दिया है वाल्मीकि ने, मरुकांतर नाम दिया। अब वाल्मीकि ने मरुकांतर नाम दिया। अब आपको ध्यान होना चाहिए मित्रों, ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र एक क्षेत्र विशेष था। एक क्षेत्र विशेष को वाल्मीकि ने क्या नाम दिया था, मरुकांतर नाम दिया था। वही आज मरुकांतर मरुस्थलीय क्षेत्र आज राजस्थान के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखें मित्रों, ये कंप्लीट जो राजस्थान है उसको वाल्मीकि ने मरुकांतर नाम नहीं दिया, एक क्षेत्र विशेष को नाम दिया जो आज किसके अंतर्गत आता है मित्रों, आज आता है अपने राजस्थान के अंतर्गत। दूसरा, फिर अगर नाम की सिलसिला करें आगे तो अपने जो ऋग्वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद, उस ऋग्वेद में इस राजस्थान का क्या नाम दिया गया मित्रों, तो वो है ब्रह्मवर्त। कौन सा है मित्रों, ब्रह्मवर्त नाम दिया गया है ऋग्वेद में। बहुत ही प्राचीनतम वेद है, उसके अंतर्गत ब्रह्मवर्त नाम दिया गया है। लेकिन अगर अपन बात करें कि इसमें भारत को क्या नाम दिया गया था, उस समय आर्यवर्त नाम दिया गया था। ऋग्वेद के अंतर्गत अपन भारत को आर्यवर्त कहेंगे और राजस्थान को कहेंगे, क्या कहेंगे, ब्रह्मवर्त कहेंगे। ठीक है, अच्छा ये 2 पॉइंट हो गए। अब देखो नामों का क्या चल रहा है, सिलसिला चल रहा है। अब ये देखो ब्रह्मवर्त नाम दिया है, तो ये कंप्लीट ब्रह्मवर्त नहीं था, इसका एक कुछ क्षेत्र विशेष को नाम दिया था ऋग्वेद में, क्या दिया था, ब्रह्मवर्त। अपने पास एक ही साक्ष्य है ब्रह्मवर्त के कि यहाँ पर अपने ब्रह्मा जी एक ही है, यहाँ पर जो आपको पता है वो है अजमेर। और उसके अकॉर्डिंग उसके चारों ओर का जो व्रत है, एरिया है, वहां का क्षेत्र का स्पेशली नाम रखा गया था क्या, ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त। और आर्यवर्त तो भारत में सबसे पहले आर्य आए थे, उसकी दृष्टि से भारत को आर्यवर्त कहने लगे थे। ठीक है, फिर आगे सिलसिला बढ़ता है राजस्थान का। तीसरा नंबर, एक नाम ध्यान रखना मित्रों, राजपूताना। अब अपना मैटर रहेगा राजपूताना। पहला नाम ये हो चुका है, दूसरा ये, अब तीसरा नाम ये। राजपूताना शब्द का मतलब क्या है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं हो, जैसे आगे अपने डिस्कस करेंगे, जैसे राजस्थान शब्द का क्या अर्थ है, एग्जाम में पूछ रखा है एग्जाम में, तो उसका मतलब मैं अभी बताऊंगा। अगर उसका पूछ रखा है तो ये भी पूछा जा सकता है कि राजपूताना का मतलब क्या होता है, राजपूतों का देश। ध्यान रखें, राजपूताना का मतलब क्या है, शब्द का अर्थ क्या है, राजपूतों का देश है। अब राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था मित्रों, जॉर्ज थॉमस ने किया था। किसने किया, जॉर्ज थॉमस ने। इस राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, जॉर्ज थॉमस ने। कब किया मित्रों, 1800 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1800 ईस्वी में। थोड़ी इसकी भी जानकारी दे देता हूँ। ये जॉर्ज थॉमस फ्रॉम आयरलैंड, ये आयरलैंड के निवासी थे। और ये जो है मित्रों, ये अपने ग्वालियर में एक मराठा शासक था मित्रों, दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया, उस दौलत राव सिंधिया में एक दरबार में क्या हुआ करते थे, जॉर्ज थॉमस अंग्रेजी कमांडर थे। और इनकी जो राजस्थान में डेथ हुई है वो हुई है बीकानेर में हुई है। और यही वो व्यक्ति है आयरलैंड के जिन्होंने राजस्थान के लिए नाम क्या दिया है मित्रों, राजपूताना दिया। लेकिन यहाँ पर जब सवाल आता है अपनी गलती हो जाती है। ये जो नाम दिया है केवल मित्रों मौखिक रूप से दिया है, केवल मौखिक जानकारी मिलती है कि इस व्यक्ति ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द यूज किया होगा या प्रयोग किया होगा। इसके लिखित साक्ष्य जब तक नहीं मिलते तब तक अपन को पता नहीं चलेगा क्या यही व्यक्ति था, इसी ने राजपूताना कहा। तो राजपूताना शब्द के प्रथम मौखिक साक्ष्य की डेट ये रहेगी मित्रों 1800। लेकिन साक्ष्य किसमें मिलता है कि आखिर राजपूताना शब्द राजस्थान के लिए प्रयोग हुआ है, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ मित्रों। एक व्यक्ति है विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन, और विलियम फ्रैंकलिन ने मित्रों एक पुस्तक लिखी थी 1805 में। उसका नाम है मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। और ये कब लिखी, 1805 में लिखी गई थी मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। और इस पुस्तक में यह बताया गया था कि ये जो जॉर्ज थॉमस है उसने राजस्थान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया है,
राजपूताना शब्द प्रयोग किया। तो राजपूताना का मौखिक साक्ष्य मिलता है 1800 में, लेकिन राजपूताना का जो लिखित साक्ष्य मिलता है मित्रों, ध्यान रखिए टाइमिंग रहेगा 1805। और जानकारी कौन देता है कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द प्रयोग हुआ है, वो पुस्तक है मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस और लिखने वाले हैं विलियम फ्रैंकलिन। और टाइमिंग रहेगी मित्रों 1805 और ये पॉइंट रहेगा अपने पास लिखित साक्ष्य। तो मौखिक साक्ष्य पूछे तो आंसर अलग है 1800, और लिखित साक्ष्य पूछे तो 1805, और पुस्तक पूछे तो ये। और इस पुस्तक का उस समय लॉर्ड वेलेस्ली ने किया, इस पुस्तक का विमोचन किया था, यानी कि उसका प्रचार प्रसार किया था। तो अभी तक देखो ये अपने पास क्या नाम हो चुका है, 3 नाम हो चुके हैं, 1, 2 और 3 राजपूताना तक। अब आगे बढ़ते हैं, अगला अपना जो नाम रहेगा मित्रों, आप साथ साथ में उतारते जाए या फिर फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले। तो चौथा नंबर अपना जो पॉइंट रहने वाला है वो अपने आप सब जानते हैं, जेम्स टॉड। अपन बात करने वाले हैं मित्रों जेम्स टॉड के बारे में। और जेम्स टॉड अगला अपने देखो सीरीज है, मरुकांतर के बाद में ब्रह्मवर्त है, फिर राजपूताना नाम दिया गया, और फिर अब जो जेम्स टॉड की बारी है। इतनी देर अपन जो बात कर रहे थे वो जॉर्ज थॉमस की बारे में बात कर रहे थे, राजपूताना को लेकर क्या क्या बातें हुई। अब जो बात करने वाले हैं वो मित्रों है वो है जेम्स टॉड के बारे में। अच्छा, जेम्स टॉड ने मित्रों 1829 में 1829 में एक पुस्तक लिखी थी मित्रों, जिसका नाम है आप सभी जानते हैं एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। जेम्स टॉड ने 1829 में एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान एक पुस्तक लिखी मित्रों। और आप सभी जानते हैं जेम्स टॉड को, इसके 2 बातें ज्यादा पूछ ली जाती है। एक तो यह कहलाते हैं मित्रों घोड़े वाले बाबा, क्या कहलाते हैं, घोड़े वाले बाबा कहलाते हैं, ठीक है। और एक जो इनको कहते हैं राजस्थान के इतिहास के पिता, राजस्थान के इतिहास के पिता। ये 2 बातें इनकी क्या है, थोड़ी ज्यादा प्रसिद्ध पूछी जाती है। लेकिन यहाँ थोड़े ध्यान रखें, घोड़े वाले बाबा और लीले घोड़े वाले बाबा में अंतर है। लीले घोड़े वाले बाबा में रामदेव जी है, और घोड़े वाले बाबा में जाएगा अपना कौन सा, जेम्स टॉड है, ठीक है। और इन्हें कहते हैं राजस्थान के इतिहास के पिता, फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री। लेकिन अगर कंप्लीट हिस्ट्री के पिता कहेंगे तो वो है हेरोडोटस, और भारत की पूछेंगे तो वो वेद व्यास है। और अगर राजस्थान के इतिहास के पिता पूछे मित्रों तो ध्यान रखिए वो है जेम्स टॉड है। लेकिन उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान के इतिहास के वास्तविक पिता कहे तो वो जाएंगे अपने G.H. ओझा, जिसका पूरा नाम है गौरीशंकर हीराचंद ओझा, और उनको क्या कहते हैं, वास्तविक इतिहास के पिता कहते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, ये जो पुस्तक है मित्रों एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये जेम्स टॉड ने अपने गुरु को समर्पित की थी, और उसका नाम है यति ज्ञानचंद। कौन है मित्रों, यति ज्ञानचंद, यति ज्ञानचंद अपने गुरु को समर्पित की थी। ये ध्यान रखें, इस गुरु का नाम यति ज्ञानचंद व्यक्ति को ये पुस्तक समर्पित थी। और आपको ध्यान रखना है इसी पुस्तक के मित्रों, इसी पुस्तक का हिंदी अनुवाद भी किसने किया था, G.H. ओझा ने किया था। किसने किया था, G.H. ओझा, यानी गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और यही वो पुस्तक है मित्रों जिसमें राजस्थान के लिए 3 शब्दों का प्रयोग है मित्रों। कितने शब्दों का है, 3 शब्दों का है। राजस्थान, रायथान, और ये है रजवाड़ा। इन तीनों नामों का आप विशेषकर ध्यान रखें। ये एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग हुआ है, राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा। अब मैं ये बता देता हूँ मित्रों कि यहाँ पर ये राजस्थान नाम क्यों दिया गया था, इसको लेकर एग्जाम में सवाल पूछा गया है, ठीक है। और राजस्थान क्यों नाम दिया गया, देखो मित्रों आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ मैं। ये जो राजस्थान है, राजस्थान, इसको कुछ इस तरह बताया था जेम्स टॉड ने, इसको कुछ इस तरह बताया था उसने इंग्लिश में राजस्थान को, ठीक है। राजस्थान इंग्लिश में इसका मतलब कुछ और होता है, राजस्थान इसका मतलब इसको इंग्लिश में मैं लिखना चाहूँ तो थान ऑफ राजा, थान ऑफ राजा। अब इसका मतलब क्या होता है, राजा यानी राजाओं का, राजाओं, और ऑफ का मतलब का, और थान का मतलब है निवास। देखो ये थान और स्थान में थोड़ा सा है, आपको ध्यान रखना है। एक्चुअल में ये नाम जो है वो स्थान है,
लेकिन यूज क्या करते हैं अपन, थान करते हैं। तो थान का मतलब होता है निवास, और किन का, राजाओं का। तो इस शब्द का राजस्थान का शाब्दिक अर्थ क्या है मित्रों, राजाओं का क्या है मित्रों, राजाओं का निवास। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, राजस्थान का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका मतलब क्या है, राजाओं का क्या कहेंगे, राजाओं का निवास या राजाओं का आवास कहेंगे, ठीक है। तो उस जेम्स स्टोर ने तो राजस्थान इस तरह लिखा था, इसमें इंग्लिश का मतलब कुछ और होता है, लेकिन धीरे धीरे बाद में रूपांतरित होकर ये वाला जो था यहाँ पर, जिसको कहते हैं अपन, ठीक है, ये यहाँ चिन्ह हटा दिया, और चिन्ह हटाने के बाद ये जो आज आपको राजस्थान शब्द की जो स्पेलिंग मिलती है वो ये है। अब इसको बिना गैप के अगर मैं लिखा जाऊँ तो आज जो राजस्थान लिखा जाता है सेम टू सेम वैसे ही राजस्थान आज भी, लेकिन उसका कहने का मतलब कुछ और था, आज अपने मतलब कुछ और निकल गया, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें। तो ये राजस्थान, रायथान और ये रजवाड़ा शब्द का प्रयोग जेम्स टोड ने 1829 में अपनी ही पुस्तक में किया था। और आपको पता है कि जेम्स टोड ये 1829 में एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान को इंग्लैंड में जाके प्रकाशित किया था। यहाँ से सारा माल मेटल लेके गया, और आप पता है उस समय कोई ये हवाई जहाज वगैरह नहीं थी, तो वो जो समुद्र के रास्ते निकला था, और समुद्र के रास्ते में जब निकला था तो उसका जहाज बहुत फुल भर गया था, इतने शिलालेख वगैरह सामग्रियाँ लेके गया। तो आपको बता देता हूँ मित्रों कि जब वो समुद्र में जा रहा था, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पुट हो जाता है कि समुद्र में जाते समय जहाज का भार ज़्यादा होने से उसने जेम्स टोड ने एक शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था, और वो शिलालेख है मित्रों, आपको ध्यान रखना है, मानमोरी शिलालेख। कौन सा शिलालेख है, जिसको जेम्स टोड ने जहाज से माल ज़्यादा होने की वजह से वो जहाज डगमग करने लगा और डूबने वाला था, और जेम्स टोड ने फटाफट क्या किया, उस जहाज में एक शिलालेख था मित्रों, उस शिलालेख का नाम है मानमोरी शिलालेख, उसको फिर समुद्र में फेंक दिया, ताकि उसका जहाज का जो वजन था वो एकदम ठीक हो गया, और फिर वो वापस कहाँ पहुंच गया, इंग्लैंड। और वहां जाकर लोगों को कहा कि ये राजस्थान है, वहाँ के राजस्थान में यूँ पग पग पर क्या मिलता है, बहुत यूँ बलिदान मिलता है। जैसे इंग्लैंड का एक विख्यात कवि है मित्रों, उसका नाम है कीपलिंग, और उसने ये भी कह रखा है कि दुनिया में ऐसा कोई एक स्थान ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर वीरों की हड्डियाँ मार्ग की धूल बनी हुई है, और वो स्थान है राजस्थान। ऐसी भी लाइनें कह रखी, क्योंकि अपने राजस्थान में पग पग पर बलिदान है, और वीरों की जो गाथा है उसमें बढ़ चढ़कर ये बातें चलती रहती हैं। तो अब आगे अपन बात करेंगे। यहाँ तक देखो मित्रों, यहाँ तक अपना अलग फॉर्मेट है। अब देखो यहाँ तक अपने नाम क्या आया है, राजस्थान। अच्छा, इन राजस्थान ये जो शब्द है, यहाँ पर अभी तक जो राजस्थान शब्द है इसका शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी लोगों ने बताया है कि यहाँ पर ये राजस्थान शब्द प्रयोग किया गया है। कि अपन को इस नाम के राजस्थान में कोई साक्ष्य मिलते हैं कि ये भाई ये नाम कहीं पर कहीं कोई पत्थर प्रशस्ति पर लिखा हुआ है, तो ये तो चीज अलग है मित्रों। और अब जो अपन बात करने वाले हैं वो मैंने आपको बताया था, आपने जो टॉपिक बताया था उसमें मैंने कहा था राजस्थान शब्द के साक्ष्य, वो भी चीज अब समझनी पड़ेगी। तो ये अभी तो इतना आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। ये पॉइंट मैं वापस उठाऊंगा अभी 10 मिनट बाद में, कि जेम्स टोड ने 1829 में क्या किया था, राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा शब्द प्रयोग किया था। इसको अपने दिमाग में रखे, 1829 में ये पॉइंट आके मैं छोड़ रहा हूँ अभी, जो राजस्थान शब्द प्रयोग हुआ है। अब मैं लेता हूँ कि राजस्थान शब्द के जो अपने कोई साक्ष्य क्या मिले हैं क्या, हाँ भाई यहाँ राजस्थान लिखा हुआ है कोई पत्थर वगैरह पे। अब आगे बात करते हैं मित्रों, जैसे अभी मैंने कहा राजस्थान शब्द के साक्षी, राजस्थान शब्द के साक्ष्य, इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई अपन को साक्ष्य मिला है जहाँ पर ये भले पूरे नाम नहीं मिले, राजस्थान नाम ही नहीं मिले, आगे पीछे ओम नाम कुछ भी नाम जुड़ा हो, राजस्थान कहीं के दिख जाना चाहिए, ऐसे कोई साक्ष्य मिला है क्या। तो ये साक्ष्य अपन को मिलते हैं मित्रों शिलालेख, इनके ऊपर अपन को क्या मिलता है मित्रों, साक्ष्य मिलते हैं शिलालेख के ऊपर। अब शिलालेख क्या होता है, शिला मतलब कहे तो एक पत्थर टाइप, पत्थर कह सकते हैं, भाटा कहते हैं मारवाड़ी में जैसे, और वो शिला के ऊपर, अब जैसे ये कोई पत्थर है और इस पत्थर के ऊपर मैं अपने बारे में लिख दूं कोई लेख, जैसे अब मेरी प्रशंसा मैं खुद नहीं कर सकता, उस समय भी यही होता था, कोई राजा महाराजा की क्या होती थी, इसमें प्रशंसाएं होती थी तो वो खुद नहीं करते थे, कोई एक व्यक्ति होता था और फिर उसको लेख लिखता था, जैसे डिजोरिया शिलालेख नाम सुना होगा, उसका लेखक गुणभद्र है,
हर प्रशस्ति का भी एक लेखक होता है। तो ऐसे कोई लेख लिख दिया जाता था और उस लेख में अगर फिर कोई जानकारी मिलती है तो वो फिर चीज क्या कहलाती है, शिला के ऊपर कोई लेख लिखा हुआ वो चीज क्या कहलाती है, उसे अपन शिलालेख कहते हैं। तो अपने पास राजस्थान शब्द के कोई साक्ष्य मिलते हैं क्या, कोई शिलालेख, ऐसा कोई पत्थर है जहाँ पर ऐसा राजस्थान शब्द लिखा हुआ है? तो मित्रों ध्यान रखें, 2 साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पर। कितने साक्ष्य मिलते हैं मित्रों? 2 साक्ष्य मिलते हैं, ध्यान रखें। और 2 कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो अपने पास साक्ष्य है, उस पहले साक्ष्य में अपन कहेंगे कितने साक्ष्य मिलते हैं मित्रों, बता देता हूँ मैं आपको। 2 साक्ष्य मिलते हैं, 1 और 2। पहला जो सबसे प्राचीनतम मिलता है उसकी भी मैं जानकारी दे देता हूँ, और उसके बाद जो मिला है उसकी भी मैं जानकारी दे देता हूँ। तो सबसे प्राचीनतम अगर बात करें मित्रों, तो वो जो शिलालेख है वो है गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख, गोसुंडी शिलालेख है मित्रों, गोसुंडी शिलालेख है। कब का है? 532 ईस्वी का। इतना प्राचीन है, ठीक है। आपने ये नाम अभी नहीं सुना होगा, आपने जो दूसरा अभी जो नाम लिखूंगा वो सुना होगा, लेकिन आपको पहले मैं ये भी जानकारी दे देता हूँ। 532 का। उसके बाद जो मिला है मित्रों, जो आप सभी जानते हैं, वो है बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख कौन सा है मित्रों? बसंतगढ़ शिलालेख है। और ये जो बसंतगढ़ शिलालेख, अच्छा आपको ये भी बता देता हूँ मित्रों कि ये जो प्राचीनतम गोसुंडी शिलालेख मिला है, कहाँ पर मिला है? ये जगह है, आपके ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ की जगह। गोसुंडी शिलालेख अंतर है और गोसुंडी बावड़ी अलग है। गोसुंडी शिलालेख अलग है। गोसुंडी बावड़ी जो रायमल की पत्नी थी श्रृंगार देवी, उसने गोसुंडी की बावड़ी चित्तौड़ में बनाई थी, गोसुंडी नामक स्थान पर, ठीक है। लेकिन ये गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ में 532 ईस्वी का है, ठीक है। और दूसरा अपने पास जो साक्ष्य मिलता है, एग्जाम में सबसे ज्यादा यही सवाल आया हुआ है, बसंतगढ़ शिलालेख। और ये अपने पास है मित्रों 625 ईस्वी का है। कहाँ से मिलता है मित्रों? ये जगह है सिरोही से मिला है ये साक्ष्य। अब देखना, तो पुराना कौन सा हो गया मित्रों? 625 का वो है, ये 532 का है। तो सबसे प्राचीनतम ये है। लेकिन एग्जाम में अगर आपको ये नहीं मिले तो आपको टिक किसके ऊपर करना है? इसी के ऊपर। और एग्जाम में पूछ रखा है, ये नहीं दिया था और यही ऑप्शन में दिया था, तो सबसे प्राचीन यही हुआ, इसके बाद तो यही है, तो आपको इसके ऊपर टिक करना है। अब देखो, ये है शिलालेख, जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया, ये है गोसुंडी शिलालेख, और यहाँ पर मैंने बना दिया बसंतगढ़ शिलालेख, ठीक है। अब क्या नाम मिला? क्या प्योर राजस्थान नाम मिला है? यहाँ पर जो गोसुंडी शिलालेख में जो नाम मिला है मित्रों, क्या नाम मिला है? राजस्थानीय। यहाँ पर ये सब मिला। और अपन को चाहिए क्या? प्योर राजस्थान शब्द कहीं लिखा हुआ है वो नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? राजस्थानीय। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ इस शिलालेख में एक शब्द लिखा हुआ है, उसका नाम है राजस्थान यादित्य। राजस्थान यादित्य। अब दोनों में भी अंतर है। अब मैंने कहा था कि ऐसा कोई शिलालेख जहाँ पर राजस्थान नाम लिखा हुआ होना चाहिए, वो तो बात सही है, ये भी राजस्थान लिखा हुआ है, ये भी राजस्थान लिखा हुआ है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जानकारी नहीं मिलती। अब जैसे मैं कह दूं कि मेरा नाम है राकेश, अब इस राकेश का कहीं नाम मिलता है क्या? तो मुझे कोई राजस्थान के इतिहास में 2 पत्थर मिले, उसके ऊपर एक के ऊपर तो मिला मुझे राकेश गढ़, और एक नाम मिला मुझे राकेश पुरा। तो मेरी बात भी सही है कि राकेश शब्द मिलता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलता है, इसके साथ भी और नाम जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर नाम जुड़ा है तो मतलब कुछ और निकल सकता है। क्या पता ये राकेशपुरा कोई गांव के लिए यूज हुआ हो, ये राकेशगढ़ कोई दूर के लिए यूज हुआ हो, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा अंतर हो सकता है। अब यानी मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, ये जो शब्द मिले हैं प्रत्यक्ष जानकारी नहीं देते हैं मित्रों। ये क्या जानकारी देते हैं मित्रों? अप्रत्यक्ष। क्या देते हैं मित्रों? अप्रत्यक्ष जानकारी देते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, तो अपने पास जो जानकारी मिलती है मित्रों, वो अप्रत्यक्ष जानकारी मिलती है। अप्रत्यक्ष जानकारी का मतलब आप समझ रहे हैं कि प्रत्यक्ष रूप से राजस्थान शब्द उल्लेख नहीं है, लेकिन राजस्थान शब्द दिखता जरूर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग, तो वो ध्यान रखना है, अलग आंसर है। राजस्थान शब्द का प्रथम साक्ष्य, वो भी अप्रत्यक्ष, उसका आंसर अलग होगा। ये आपको थोड़ा क्या रखना है मित्रों, इस चीज के बारे में आपको जानकारी रखनी है। तो ये मैंने अपने दूसरे टॉपिक के बारे में बात की, पहले राजस्थान का नाम, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बता दिया राजस्थान शब्द के जो साक्ष्य है वो, और उसके बाद अब अगला तीसरा पॉइंट याद करिए, आपको मैंने इंडेक्स में बताया था कि राजस्थान, ये जो नाम है मित्रों, वो राजस्थान नाम कैसे पड़ा, ये आपको क्या रखनी है। अब आगे बता रहा हूँ, धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब अपना जो तीसरा मुद्दा है, राजस्थान नाम कैसे पड़ा।
तो देखते हैं मित्रों राजस्थान नाम कैसे पड़ा। मैंने आपको बताया था कि 1829 तक मैंने आपको बात बताई थी, यहाँ तक आपको पॉइंट रोक के रखना है, यहाँ से मैं वापस पॉइंट उठाऊंगा। अब देखना 1829 में राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द प्रयोग हुआ था। किसने किया था मित्रों? जेम्स टॉड ने प्रयोग किया था। हालांकि उस समय जो राजस्थान शब्द का मतलब था, राजस्थान नाम देने का मतलब था, उसका मैंने अभी बता दिया। राजस्थान शब्द का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है मित्रों, तो मैंने अभी बता दिया था। इसका मतलब होता है राजाओं का निवास, राजा रहते थे, इस कारण इसका नाम राजस्थान दिया गया था उस समय राजाओं के निवास के कारण। लेकिन अब एक चीज नोट करिए, टाइमिंग कौन सा है मित्रों? 1829 वाला टाइमिंग है। और इस 1829 वाले टाइमिंग में अपने राजस्थान में क्या है, उस समय क्या चल रहा है, मैंने आपको शुरुआत में बताई थी एक बात कि राज्य के लिए 3 बातें होनी चाहिए, स्थायी राजधानी, और एक सरकार होनी चाहिए, और एक सीमा होनी चाहिए एक राज्य की। ठीक है, राज्य के 3 पॉइंट बताए थे मैंने, सीमा, स्थायी सरकार और स्थायी राजधानी। यहाँ पर ये चीज है क्या? यहाँ पर ये क्या चीज है? अब ये देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। इस समय आपको पता है कि अपने राजस्थान में क्या चल रहा है, राजा प्लस अंग्रेजों का रोल चल रहा है इस समय। ये 2 रोल कर रहे हैं। और आपको पता है मित्रों कि इस समय अपने राजस्थान में क्या हो चुकी थी, इस समय तक संध्या हो चुकी थी। अगर आपको पता है कि 1838 में बना था झालावाड़। कब बना था? 1838 में झालावाड़। और ये राजस्थान की क्या थी मित्रों? नवीन रियासत थी। क्या थी? नवीन रियासत थी। ठीक है, तो अब देखो 1838 तक क्या बन रही है मित्रों? 1838 तक क्या बन रही है? रियासतें बन रही है। क्या बन रही है मित्रों? रियासतें बन रही है। इसका मतलब अपने राजस्थान में क्या चल रहा है अभी? यहाँ पर राजस्थान में अब कुछ और चल रहा है। 1838 में राजस्थान की सबसे नई रियासत बनी झालावाड़। तो इसका मतलब ये तो पहले की बात है 1829। तो यहाँ पर क्या था? अच्छा, उस समय अपने यहाँ पर हो रखी थी मित्रों, क्या थी? रियासतें थी। यहाँ क्या थी? रियासतें। उस समय यहाँ पर हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे? ठिकाने हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? ठिकाने हुआ करते थे। और एक लास्ट पॉइंट, केंद्र शासित प्रदेश। इस समय की बात कर रहा हूँ, 1829 समय की केंद्र शासित प्रदेश। ये हर राज्य में यही सिस्टम होता था। जैसे आज राज्य है, उसके अंडर संभाग है, उसके अंडर जिले हैं, उसके अंडर फिर तहसील आ जाएंगी, फिर पंचायत आ जाएंगी। उस समय का सिस्टम था रियासतें, फिर उससे छोटा ठिकाने, फिर एक और पद होता था केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब ये सिस्टम था। रियासतों का मतलब क्या होता है? जहां पर राजा शासन करता है, राजा शासन करता है। ठीक है, ठिकाने क्या होता है? जहां ठाकुरों का शासन है, ठाकुरों का शासन है। आपने नाम सुना होगा ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। और केंद्र शासित प्रदेश का मतलब क्या होता है? जहां पर अंग्रेज रहते हैं। कौन रहते हैं? अंग्रेज रहते थे। उस समय यहाँ पर क्या रहते थे? अंग्रेज रहते थे। तो तीनों का मतलब अलग अलग है। अब अंग्रेज कहाँ रहते थे ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको पूछे कि केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? अगर राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? झालावाड़। यानी कि अपने टोटली रियासतें हो चुकी थी 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। अगर आपको पूछे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है तो आप कितनी बताओगे मित्रों? 1 बताओगे। लेकिन आपको पूछे कि राजस्थान में केंद्र शासित स्थान कितने हैं तो 2 बताओगे। अगर स्थान की बात करें मित्रों तो स्थान की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 2। कैसे? केंद्र शासित प्रदेश का मतलब क्या है? जहां पर अंग्रेज रहते थे। अब एक बात बताना आप, जैसे राजस्थान में सभी राजाओं से संधि हो चुकी थी। ठीक है, और फिर अंग्रेजों ने अपना कार्य संचालन करने के लिए एक अड्डा बनाया था। वो अड्डा था 1832 में। वो राजपुताना रेजिडेंसी थी और उसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? राजस्थान में अजमेर बनाया गया था। तो ये अजमेर, एक तो यहाँ पर जगह थी अजमेरों के, क्या कहते हैं, अंग्रेजों के रहने की। और फिर बाद में उनको क्या लगती थी, यूँ मतलब जब गर्मी आती थी, गर्मियों के समय उनको बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी अंग्रेजों को। ठीक है, और अजमेर वाला इलाका, पहाड़ी वाला इलाका, अरावली वाला इलाका, तो गर्मियों में उनको ठंडा स्थान चाहिए था। तो फिर 1832 में तो ये अजमेर मुख्यालय बनाया था। और 1843 में आपको पता है आबू ट्रांसफर कर दिया था उन्होंने मुख्यालय। ट्रांसफर का मतलब ये नहीं है
एक मुख्यालय ये भी था अजमेर, और ये मुख्यालय था कौन सा, आबू। जब गर्मियां होती थी, उनको गर्मी लगती थी, तो ये माउंट आबू आ जाते थे। आपको पता है सबसे ठंडा स्थान राजस्थान का आबू आ जाते थे। और फिर आपको पता है कि जब वापस माहौल ठीक होता तो वापस अजमेर चले जाते थे। आपको पता है अपने राजस्थान में 28 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति शुरू हुई, और मई का महीना था। अब आपको पता है मई के महीने में गर्मी लगती, तो आपको पता है राजस्थान का पहला जो एजीजी था वो तो लॉकेट 1857 में था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। वो कहाँ बैठा था उस समय, वहीं बैठा था। कि महीना कौन सा है, गर्मी का, और कहाँ बैठा था, आबू में बैठा था। तो ध्यान रखें, स्थान की बात करें केंद्र शासित तो 2 आएगा, प्रदेश की बात करें तो 1। यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का मतलब है कौन, क्या है, अंग्रेज रहते हैं। अंग्रेज कहाँ रहते थे, एक तो यहाँ रहते थे और एक कहाँ रहते थे, यहाँ रहते थे। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो अब देखना उस समय की राजस्थान की क्या था, सिस्टम क्या था, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक क्या था मित्रों, केंद्र शासित प्रदेश था। और इस जेम्स टोड ने जो राजस्थान शब्द दिया था वो केवल इसलिए दिया था राजाओं के निवास के कारण, ठीक है। अभी यहाँ पर एक पूरा राजस्थान समूह में नहीं, यहाँ पर राजस्थान की अलग अलग रियासतें हैं, उन रियासतों के अलग अलग राजा हैं। वो अपने आप को किसी के अधीन मानने से स्वीकार ही नहीं कर रहे, सब अपनी प्रभुता स्थापित करना चाहता है। मैं किसी के अंडर में नहीं आना चाहता। अपनी ये 19 रियासतें हैं, मैं नाम रियासतें ले रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप में, और आप खुद जान सकते हैं ये 19 अपने आप में, ये खुद अपने आप को देश ही कहते थे। मेवाड़ देश था, मारवाड़ देश था उस समय, तो ये अपने आप में देश ही थे। तो इनको एकजुट करना पड़ेगा, तब फिर एक राजस्थान एक समूह में स्थापित होगा। और जब तक ये समूह में स्थापित नहीं होगा, उसकी कोई स्थायी राजधानी नहीं होगी, एक सीमा तय नहीं होगी और एक स्थायी सरकार नहीं बनेगी। तो सबसे बड़ा सवाल था कि इन चीजों को एक किया जाए। ये सब जो अपने अलग अलग समझते हैं अपने आप को, इन सबको एक किया जाए, एक सूत्र में बांधा जाए, और एक सूत्र में बांध के फिर इनको क्या नाम दिया जाए, राजस्थान नाम दिया जाए। तो अभी ये राजस्थान नाम दिया नहीं है, अभी तो कह रहे हैं कि इन सबको क्या करना है, एक करना है। और फिर एक करने के बाद पूरा राजस्थान को एक सूत्र में पिरोएंगे और फिर इसका नाम क्या देंगे, राजस्थान देंगे। तो अब इनको सबको एक सूत्र में डालने के लिए, एक करने के लिए जो शब्द यूज किया गया था वो शब्द था एकीकरण। कि भाई इनको एक करना है, तो एक करना है तो नाम क्या दिया, एकीकरण, और फिर इसका नाम क्या देंगे, राजस्थान। तो आपको पता है मित्रों, मैंने क्या बताया था, राज्य की ये 3 बातें, सीमा निश्चित, स्थायी राजधानी होनी चाहिए और स्थायी सरकार होनी चाहिए। तो एकीकरण शुरू हुआ मित्रों, एकीकरण शुरू होता है, पहला एकीकरण शुरू होता है, दूसरा एकीकरण शुरू होता है, तीसरा एकीकरण होता है और फिर चौथा एकीकरण होता है। मित्रों ध्यान रखना, पहले में हुई थी राजधानी अलवर हुई थी राजस्थान में, आपको पता है अलवर अपने ये क्या कहते हैं मत्स्य संघ नाम था। तो पहले में राजधानी अलवर बनी, दूसरे में राजधानी कोटा बनी थी एकीकरण के दूसरे चरण में, और तीसरे चरण में नाम दिया गया था मित्रों, पहले में अलवर, दूसरे में कोटा, तीसरे में उदयपुर राजधानी बनी, ठीक है। पहले में अलवर, दूसरे में कोटा, तीसरे में उदयपुर और चौथे में नाम दिया गया था मित्रों जयपुर राजधानी बनी थी। और चौथे चरण में जयपुर राजधानी बनी, 5वें में भी जयपुर, 6ठे में भी जयपुर, और 7वें चरण के बाद राजस्थान एकीकरण हो गया, उस समय भी जयपुर, और आज भी देखे तो राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। कब से बनी थी ये चौथे चरण से फिर राजधानी क्या हो गई थी, जयपुर हो गई थी। तो अब देखो यहाँ से स्थायी राजधानी की क्या हो जाती मित्रों, शुरुआत हो जाती। आपको पता है कि 4 रियासतें ये, और उसके बाद में इसमें कितनी थी, 9 रियासतें, इसमें कितनी थी, 1 रियासतें, और इसमें कितनी जोड़ी गई थी, और 4 रियासतें जोड़ी थी। तो इतनी सारी रियासतें 19 में से इन 4 एकीकरण के चरण में जुड़ गई, यानी लगभग राजस्थान बन गया इस समय। तो राजस्थान चौथे चरण में क्या हो गया था, लगभग बन गया था, सारी रियासतें कुछ छूट बाकी थे चीजें, उनको डालना था। तो चौथे चरण में कंप्लीट राजस्थान बनने लग गया, लगभग लगने लग गया। तो राजस्थान की यहाँ से क्या पड़ गई, नींव पड़ गई। और ये जो चौथा चरण था मित्रों कब था, 30 मार्च 1949, लगभग राजस्थान बन गया और स्थायी राजधानी की भी यहाँ क्या हो गई, शुरुआत हो गई, ठीक है। तो 30 मार्च 1949 को राजस्थान में वृहत राजस्थान का गठन किया गया था चौथे चरण में, और इस चौथे चरण में स्थायी राजधानी कौन सी बन गई थी मित्रों, ध्यान रखें, कौन सी बन गई थी, जयपुर बन गई थी। अच्छा, 30 मार्च को लगभग राजस्थान बन गया, इसीलिए ध्यान रखिए, सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है मित्रों, 30 मार्च को मनाया जाता है, कई बार पूछ रखा है। अच्छा, इसका उद्घाटन भी किया गया कि राजस्थान दिवस मनाना है तो कोई पार्टी वार्टी वगैरह होनी चाहिए, खर्चा वर्चा होना चाहिए। तो यहाँ के लोगों का भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, ये राजस्थान का दिवस मनाया जा रहा है, थोड़ा पार्टी वगैरह, एंजॉय वगैरह, डांस वगैरह का प्रोग्राम सारा रखा गया था।
तो इनके लिए एक यूं मतलब क्या कहे तो एक यूं फंक्शन रखा गया था। कहाँ? पहले तो पंडितों को बुलाया गया था कि भाई राजस्थान दिवस मना रहे हैं, ये अपने ऐसे मर्जी से दिवस नहीं घोषित करते हैं, टाइम वगैरह के मुहूर्त वगैरह निकालते हैं। तो फिर हुआ ये 30 मार्च 1949 को तारीख क्या थी, तो उसको तारीख पूछा जाता है। उस दिन तारीख कौन सी थी मित्रों? अच्छा, ये है अंग्रेजी कैलेंडर। तिथि के अकॉर्डिंग ध्यान रखिए, चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल एकम। अपना यही नववर्ष भी यहीं से शुरुआत होता है, चैत्र शुक्ल एकम, क्योंकि कृष्ण पक्ष जो है, अंधेरा पक्ष है, शुभ नहीं माना जाता है। तो उस दिन मतलब दिन भी वही था, चैत्र शुक्ल एकम का, और उस दिन चैत्र शुक्ल एकम था। और फिर विक्रम सदी कौन सी थी? विक्रम संवत था 2006। और वार कौन सा था ये भी बता दूं मैं, उस दिन वार कौन सा था? बुधवार। और मैं वार नहीं बता सकूं तो रीजनिंग में एक टॉपिक भी है वार निकालने वाला, आप खुद भी निकाल सकते हैं। तो बुधवार। और फिर टाइम कितने बजे था? मुहूर्त कितने बजे रखेंगे? तो 10:15 का मुहूर्त रखा था मॉर्निंग में, ठीक है। उस समय वगैरह सारी पार्टियां वगैरह उस समय था 10:15 बजे। और फिर बाद में अगर बात करें तो पटेल जी ने क्या किया इसका, आप जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पटेल जी ने इसका क्या किया था, इस चौथे चरण का क्या किया था? उद्घाटन किया था। और फिर राजस्थान दिवस मनाया था पटेल जी ने। और मुख्यमंत्री बनाया था अपने हीरालाल जी को, पहले मुख्यमंत्री। हीरालाल जानते हैं आप, हीरालाल कौन थे? राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कहते हैं हीरालाल शास्त्री, ठीक है। तो ये अपने क्या थी, यहाँ पर ध्यान रखें, अपने मुद्दा कौन सा है? 30 मार्च वाला। कब से मनाया जा रहा है? 1949 से। 30 मार्च को राजस्थान दिवस है। अभी राजस्थान नाम नहीं पड़ा है, अभी राजस्थान नाम बाकी है। तो 30 मार्च 1949 को क्या हुआ है? चौथा चरण कंप्लीट बना, राजस्थान लगभग राजस्थान दिवस मनाया, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, ये क्या है? चौथे चरण की ये थोड़ी बातें हैं, पूछी जाती है, ध्यान रखिए। चौथे चरण के बाद में गाड़ी आगे चली, 5वां चरण आया, फिर बाद में आया 6ठा चरण आया, फिर बाद में कौन सा आया? 7वां चरण आया। 7वें चरण के बाद में राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट कब हुआ? कंप्लीट 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट, राजस्थान कंप्लीट। और आज का जो आपको राजस्थान देखने को मिलता है उसे कहते हैं वर्तमान स्वरूप। और उस समय वर्तमान स्वरूप कब आया था राजस्थान का? 1 नवंबर 1956 को। तो राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? यह सवाल पूछा जाता है। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में, ये चीज पूछी जाती है। आज का जो राजस्थान है अपने पास, उस राजस्थान का, ये शब्द का मतलब समझे मित्रों, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में। आज का जो राजस्थान है वो अपने पहले कब आया था? यानी कि 1 नवंबर 1956 को एकीकरण कंप्लीट हुआ। और राजस्थान अपने किस में? आज का जो राजस्थान है उस रूप में उस समय आया। तो राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया मित्रों? 1 नवंबर 1956 को। अपने राजस्थान दिवस ही मना लिया, एकीकरण सारा कंप्लीट हो गया। अपन ने बात भी की थी कि मेन क्या किया जाए, एकीकरण किया जाए, फिर बाद में नाम राजस्थान रखेंगे। तो अब अभी तो मेन मुद्दा तो बाकी, राजस्थान नाम कब पड़ा, संवैधानिक दर्जा कब मिला, अब वो बात करते हैं। तो आपको बता देता हूं मित्रों कि राजस्थान जो नाम है मित्रों, संवैधानिक रूप से नाम कब पड़ा, तो वो डेट मैं आपको बता देता हूं मित्रों। 26 जनवरी 1950 पूछा जाता है राजस्थान का संवैधानिक रूप से नाम कब दिया गया था। 26 जनवरी 1950 क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। और संविधान लागू होने के बाद आपको पता है, अपने संविधान की पहली अनुसूची में देश का नाम, राज्यों के नामों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया। तो ध्यान रखिए, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया और राजस्थान को संवैधानिक रूप से नाम कब पड़ा? तो 26 जनवरी 1950। और कौन सी अनुसूची में है? पहली अनुसूची में। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान नाम दिया, किस अनुसूची में है? पहली अनुसूची में। तो देखो मित्रों, अपने एक राजस्थान का नाम का एक सिलसिला था, मैंने बताया था क्रम क्या था। पहले क्या नाम था राजस्थान का, धीरे धीरे इस कदर आके फिर क्या नाम रखा गया था मित्रों? राजस्थान नाम रखा गया था। तो ये थोड़ी आपको क्या रखनी है? स्टोरी ध्यान रखनी है।